औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, लेक्चर नंबर 4। तो आप लोगों को पता है कि हमने तर्ज लेक्चर में जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट की थी। तो दो जनरेशन हमने पढ़े थे, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन। अभी यह फोर्थ लेक्चर में हम पढ़ेंगे थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और इसके साथ फिफ्थ जनरेशन। ये अभी इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर फर्स्ट और सेकंड हमने पढ़े थे, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ आज पढ़ेंगे। तो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हमारे साथ क्या था, आप लोगों को पता है कि हर जनरेशन में टेक्नोलॉजी यूज़ होती है और एक जनरेशन तब जब मुकम्मल हो जाए, कामयाबी के साथ इसके कंप्यूटर बन जाते हैं, तो इससे बाद हम नेक्स्ट जनरेशन पे जाते थे, या इसके बाद जो साइंटिस्ट थे वो नेक्स्ट जनरेशन के बारे में सोचते थे और नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर जाते थे। तो पहली जनरेशन में आप लोगों को पता है कि जो वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी, फिर सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी। जो ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी वो वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी से हर लिहाज से बेहतर थी। तो अभी थर्ड जनरेशन में हम देखते हैं कि थर्ड जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है या यूज़ हुई थी, और इससे जो सेकंड जनरेशन है उससे कितनी ये बेहतर थी। तो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज द इंटीग्रेटेड सर्किट। तो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी। जे केबले डेवलप द कंसेप्ट ऑफ आईसी इन 1958। तो आईसी का जो कॉन्सेप्ट था वो 1958 में डेवलप हुआ था, और इससे 3 साल बाद यानी 1961 में इस जो पहली आईसी थी वो यूज़ हुई थी। द इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर साइंस की फील्ड में या कंप्यूटर की फील्ड में ये एक इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन था। फर्स्ट आईसी वाज इन्वेंटेड इन यूज इन 1961। तो पहली जो आईसी थी वो 1961 में इस्तेमाल हुई थी। द साइज ऑफ आईसी इज अबाउट 1/4 स्क्वायर इंच। तो अभी यहाँ पर देखो कि एक आईसी की जो साइज है वो 1/4 स्क्वायर इंच थी, यानी इंच की चौथे हिस्से के बराबर थी। तो कितने ये छोटी थी, और इसमें हजारों ट्रांजिस्टर आते थे। अ सिंगल आईसी चिप में कंटेन 1000 ऑफ ट्रांजिस्टर। तो एक सिंगल आईसी चिप में हजारों ट्रांजिस्टर आते थे। The computer becomes smaller in size, faster, more reliable and less expensive। तो आईसी के आने से कंप्यूटर क्या हो गया, स्मॉलर हो गया, फास्टर, मोर रिलायबल हो गई और लेस एक्सपेंसिव हो गई। एग्जाम्पल थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की क्या थी, तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में हमारे साथ IBM 370, IBM सिस्टम 360 और यूनिवेक हमारे साथ ये कंप्यूटर इस जनरेशन में बने थे। ठीक है, तो आईसी ट्रांजिस्टर की निस्बत बेटर थी। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रीवियस जनरेशन के कंप्यूटर के निस्बत आने वाले जनरेशन के कंप्यूटर बेटर थे। तो ट्रांजिस्टर के बाद आईसी आ गई। आईसी का कंसेप्ट जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा कि 1958 में दिया गया था, और इसके 3 साल बाद यानी 1961 में पहली आईसी तैयार हो गई थी। क्योंकि आईसी का ट्रांजिस्टर से बेहतर थी, तो यह टेक्नोलॉजी सारों को पसंद आ गई और इसका इस्तेमाल होने लगा। और एक आईसी की साइज 1/4 स्क्वायर इंच थी और इसके ऊपर हजारों ट्रांजिस्टर थे। ठीक है, तो आईसी ने क्या किया था, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट ने ट्रांजिस्टर को रिप्लेस किया था। और इसके बाद आईसी के आने के बाद जो कंप्यूटर ट्रांजिस्टर से बन रहे थे वो ख़त्म हो गए थे, वो बनना ख़त्म हुए थे, और जो कंप्यूटर है वो आईसी टेक्नोलॉजी से बनना शुरू हो गए थे। और इसके एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताया कि IBM 360, यूनिवेक 1108, यूनिवेक 9000, IBM 370। ठीक है, ये इसके अंदर आईसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए ये कंप्यूटर बन गए। अभी इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे आते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या थी। स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू द प्रीवियस जनरेशन, क्योंकि वहाँ ट्रांजिस्टर था, यहाँ पर आईसी थी, तो ये तो जाहिर बात है कि एक आईसी 1/4 स्क्वायर इंच थी और उसमें हजारों ट्रांजिस्टर थे, तो ये
स्मॉल इन साइज हो गए, मोर रिलायबल भी हो गए, लेस एनर्जी। आईसी के लिए जो पावर दरकार थे वो ट्रांजिस्टर की निस्बत कम थी, और ये हीट भी उसकी निस्बत कम ये प्रोड्यूस करता था। आईसी हीट कम प्रोड्यूस करता था ये ट्रांजिस्टर की निस्बत, और इसकी स्पीड भी अच्छी थी, और ये नैनो सेकंड में कैलकुलेशन कर सकता था। यूज फैन पार हीट डिस्चार्ज, ठीक है, और मेंटेनेंस का कास्ट वाज लो, टोटली जनरल पर्पस, कुड बी यूज हाई लेवल लैंग्वेज। तो यहाँ पर आप लोगों ने पहले जनरेशन में ये पढ़ा था कि वो हमारे साथ बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज यूज कर रहा था। सेकंड जनरेशन में हमारे साथ असेंबली लैंग्वेज आ गई। अभी थर्ड जनरेशन में हमारे साथ कुछ हाई लेवल लैंग्वेज आ गए। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज यूज कर रहा था। तो आप लोगों को मैंने पहले कहा है कि हमारे साथ 2 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज होते हैं, एक को हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं और दूसरे को हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। लो लेवल लैंग्वेज जो होती है वो हमारे साथ मशीन लैंग्वेज होती है, असेंबली लैंग्वेज होती है। इंसान मशीन लैंग्वेज को नहीं समझता क्योंकि वो सिर्फ 0 और 1 की फॉर्म में होती है, और ये सिर्फ बाइनरी नंबर यानी 0 और 1 की फॉर्म में होती है। मशीन इसको समझ सकता है। और इसके साथ हाई लेवल लैंग्वेज होती है जो इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ उसका झुकाव ज़्यादा है, इंग्लिश लैंग्वेज की तरह होती है, और ये इंसान समझ सकता है, मशीन इसको नहीं समझ सकता। और फिर मैंने ये भी बताया था कि एक इंटरप्रेटर लगा होता है जो इंस्ट्रक्शन हम देते हैं, जो कुछ हम इनपुट कंप्यूटर को देते हैं, वो क्या करता है, जो इंटरप्रेटर है वो क्या करता है, या ट्रांसलेटर वो क्या करता है, वो इसको मशीन लैंग्वेज में पहले कन्वर्ट करता है, तब जाके कंप्यूटर की समझ में आती है और हमें उसका आउटपुट देता है। तो यहाँ पर गुड स्टोरेज भी आ गई, और ये एक्सपेंसिव भी नहीं था, लेस एक्सपेंसिव था एज कंपेयर टू सेकंड जनरेशन। यहाँ पर जो स्टोरेज की बात हो रही है तो ये सेकंड जनरेशन की निस्बत स्टोरेज अच्छी थी, और ये एक्सपेंसिव की बात हो रही है तो सेकंड जनरेशन से ये सस्ती थी ये कंप्यूटर। एक्यूरेसी भी इसकी अच्छी थी, और कमर्शियल प्रोडक्शन भी इसका इंक्रीज हुआ। तो कमर्शियल प्रोडक्शन इंक्रीज। यूज माउस एंड कीबोर्ड फॉर इनपुट, ये भी इसके एक एडवांटेज है, ये माउस और कीबोर्ड इनपुट के लिए यूज हुए। अब इसके डिसएडवांटेजेस की तरफ आते हैं तो वही बात है, एयर कंडीशनिंग वाज रिक्वायर्ड, हाई सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आईसी। तो आईसी बनाने के लिए हमारे साथ आला किस्म की टेक्नोलॉजी, अच्छी टेक्नोलॉजी हमें दरकार थी ताकि आईसी बन जाए। तो ये भी एक बात इसके डिसएडवांटेज में आती है। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर कि नेक्स्ट जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी, फोर्थ जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी, और थर्ड जनरेशन आईसी के निस्बत ये कितनी बेहतर थी। ये अभी फोर्थ जनरेशन में हम पढ़ेंगे। तो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्टेड विद द इन्वेंशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। तो फोर्थ जनरेशन कब स्टार्ट हुई, मैंने आप लोगों को पहले बताया कि एक जनरेशन जब नेक्स्ट जनरेशन तब स्टार्ट होती है जब प्रीवियस जनरेशन कामयाबी के साथ मुकम्मल हो जाता है, इसके कंप्यूटर बन जाते हैं, इसका इस्तेमाल होने लगता है। तो इसके बाद साइंटिस्ट सोचता है कि अभी कौन सी टेक्नोलॉजी लाई जाए ताकि इस टेक्नोलॉजी को रिप्लेस कर ले और वो इससे अच्छे हो, लोग इससे पसंद करें, इसकी जो स्टोरेज है वो भी इससे अच्छी हो, इसकी स्पीड भी इससे ज़्यादा हो। तो इसलिए नेक्स्ट जनरेशन स्टार्ट होती है। तो फोर्थ जनरेशन में क्या हो गया, माइक्रो प्रोसेसर आ गया। थर्ड जनरेशन में क्या था, आईसी था। फोर्थ जनरेशन में क्या आ गया, माइक्रो प्रोसेसर आ गया। The microprocessor contain thousands of ICs। ये अभी देखो कि एक माइक्रो प्रोसेसर में हज़ारों ICs होते थे। जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले कहा कि एक IC में हज़ारों ट्रांजिस्टर होते, अब एक माइक्रो प्रोसेसर में हज़ारों ICs होते थे। टेड हॉप प्रोड्यूस द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इन 1971। अभी माइक्रो प्रोसेसर की हिस्ट्री तो हमने पढ़ी है। जो पहली माइक्रो प्रोसेसर थी वो टेड हॉप साहब ने इंटेल कॉर्पोरेशन के लिए काम करते हुए 1971 में बनाया था, और इसका नाम क्या था, इंटेल 004 वाज नोन एज इंटेल 004। द टेक्नोलॉजी ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट इम्प्रूव रैपिडली। ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट है इसकी टेक्नोलॉजी रैपिडली चेंज हो गई।
क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर आ गया, ठीक है, और इसके साथ जो हमारे कंप्यूटर की साइज़ है वो छोटी हो गई। तो अब यहाँ पर एक और बात भी आ गई इस जनरेशन में, जिसको हम LSI और VLSI कहते हैं। द LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट एंड VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट वर डिज़ाइन। तो ये क्या चीज़ थी, ये आखिर में भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी ये थोड़ा सा बताता हूँ कि LSI और VLSI का मतलब क्या है। LSI और VLSI का मतलब ये है कि मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी को एक डिवाइस के अंदर इंटीग्रेट करना। मिसाल के तौर पर हमारा मोबाइल है, मोबाइल भी हमारा एक कंप्यूटर है, तो हमारे मोबाइल में मुख्तलिफ डिवाइस मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया। जिस तरह हमारा मोबाइल के अंदर कैमरा भी होता है, हमारे मोबाइल के अंदर रेडियो भी होता है, हमारे मोबाइल के अंदर मेमोरी कार्ड भी होता है, वो वीडियो भी कर सकता है। तो ये मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी थी वो हमारे मोबाइल के अंदर इंटीग्रेट हो गई। तो ये क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर की साइज़ है वो छोटी हो गई, तो इसके साथ साथ ये LSI और VLSI का कंसेप्ट भी आ गया। तो इससे पहले आपको पता है रेडियो हमारे साथ अलग होता था, कैमरा हमारे साथ अलग होता था, जो मोबाइल जो हम मोबाइल कॉल के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, तो कॉल के लिए हम इससे पहले अलग डिवाइस को इस्तेमाल करते थे। तो इन सारी चीज़ों को एक डिवाइस में इंटीग्रेट किया। It greatly reduced the size of computer. The size of modern microprocessor is usually 1 square inch and contain million of electric circuit। ठीक है, जो मैंने आपको हजारों सर्किट कहा था, वो हमारे साथ वो इंटेल 404 या पुराने माइक्रो प्रोसेसर की बात हो रही थी। अभी मॉडर्न माइक्रो प्रोसेसर है, तो उसकी अब हम देखते हैं, तो उसकी साइज तो 1 स्क्वायर इंच थी, और इसमें मिलियन इलेक्ट्रिक सर्किट या मिलियन ICs होती है, इसकी पावर होती है। अभी ये देखो कि इस एग्जाम्पल, इस जो जनरेशन है इसमें कौन से कंप्यूटर बने, तो इसकी एग्जांपल हमारे साथ है IBM PC और एप्पल मैकिन्टॉश कंप्यूटर। ठीक है, तो हमारे साथ ये था 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो 4th जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर के एक चिप जो 1 स्क्वायर इंच से लेस थी, तो 1 मुरब्बा इंच से छोटी थी, तो इसकी वजह से जो हमारे जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड के ऊपर हमारा माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो गया, इसकी वजह से कंप्यूटर की स्पीड ज़्यादा हो गई। इसकी वजह जो कंप्यूटर की स्पीड ज़्यादा हो गई, लेकिन ये बात ध्यान में रखें, थर्ड एज कम्पेयर टू थर्ड जनरेशन। ठीक है, तो थर्ड जनरेशन से अगर ज़्यादा थी तो सेकंड से भी ज़्यादा थी और फर्स्ट से भी ज़्यादा थी, और इसकी साइज़ भी हमारे साथ क्या हो गया, साइज़ भी कम हो गया और ये मोर रिलायबल हो गई। ठीक है, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर की जो टेक्नोलॉजी वो हर लिहाज से बेहतर थी IC से। आजकल हमारे कंप्यूटर में, मोबाइल में माइक्रो प्रोसेसर लगे हुए हैं। आजकल भी हमारे जो कंप्यूटर है इसमें भी माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल होते हैं, और मोबाइल में भी हम माइक्रो प्रोसेसर, या इसको हम CPU भी कहते हैं, इसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं, ये हमारे उसमें कंप्यूटर में, मोबाइल में लगे होते हैं। इस माइक्रो प्रोसेसर CPU, ये इसको हम आगे डिटेल में हार्डवेयर में पढ़ेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर क्या होते हैं और ये क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, और इसकी हिस्ट्री तो हमने पढ़ी थी कि 1971 में टेड हॉप साहब ने जो पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 404 इसको बनाया था। ठीक है, इसके साथ साथ LSI और VLSI के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया कि ये क्या चीज़ होती है। मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी को एक डिवाइस में कंबाइन करना, ये हमारे साथ LSI और VLSI होती है, क्योंकि ये मुख्तलिफ एप्लीकेशन होते हैं और इसके डिफरेंट फीचर होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को एक डिवाइस में कंबाइन करना, और इसके सारे जो फीचर है एक डिवाइस में कंबाइन हो गई। और इससे पहले तो आप लोगों का कैमरा और आप लोगों का MP4 MP3 प्लेयर, ये चीज़ें अलग अलग हुआ करती थी, तो ये सारे एक डिवाइस के अंदर आ गई। ठीक है, तो अब आते हैं इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज के ऊपर। तो इसके एडवांटेजेस क्या थे, मोर पावरफुल एंड रिलायबल देन द प्रीवियस जनरेशन, क्योंकि यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल हुआ। वेरी स्मॉल इन साइज, लेस पावर कंजम्पशन पर हीट जनरेटेड,
fan for heat discharging and thus keep cold। यहाँ पर ये हो गया कि फैन की वजह से हमारा जो सिस्टम है वो कोल्ड होना शुरू हो गया, तो वहाँ पर फिर इतना ज़्यादा गर्म नहीं होता था, तो यहाँ पर कंडीशनिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो भी ख़त्म हो गई। नो एयर कंडीशनिंग इज़ रिक्वायर्ड। बेटर स्पीड एंड रीड इंस्ट्रक्शन 1 बिलियन पर सेकंड। इस तरह खटक साहब ने क्वेश्चन किया था कि रीड इंस्ट्रक्शन इसका क्या मतलब है, तो मैंने आप लोगों को ये बताया कि ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन ये एक ही चीज़ होती है। तो यहाँ पर प्रोसेसर की स्पीड कितनी हो गई, प्रोसेसर की स्पीड हमारे साथ 1 बिलियन पर सेकंड हुई। ये बात जहन में रखो कि हमारे जो प्रोसेसर है वो हम चाहते हैं कि जो हमारा प्रोसेसर वो हर टाइम यूटिलाइज हो जाए, क्योंकि प्रोसेसर काम बहुत फास्ट करता है और ये जब अपना काम ख़त्म करता है तो ये आराम से फिर बैठ जाता है। और हमारा मकसद ये होता है कि हम प्रोसेसर को आराम से नहीं बैठने देते हैं, क्योंकि तो इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए जो पहले हमारे साथ सेकेंडरी स्टोरेज थी, हार्ड डिस्क था, ठीक है, इसके साथ रैम आ गया, ठीक है। तो रैम की स्पीड कम थी, जो रैम का मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी। होता ये है कि जब हम जो हमारा डेटा होता है वो क्या होता है, वो रैम में पहले चला जाता है, फिर रैम से ये प्रोसेसर की तरफ जाता है। तो रैम और प्रोसेसर के दरमियान में हमारे साथ एक फास्ट मेमोरी फिर आ गई, जिसको हम कैशे मेमोरी कहते हैं। रैम के बारे में और एक कैशे मेमोरी के बारे में हम आगे जाकर पढ़ेंगे कि क्या होती है, लेकिन ये इसलिए यूज़ हुई कि क्योंकि रैम से फिर कैशे मेमोरी फास्ट थी, तो ये इसलिए यूज़ हुई ताकि हाँ ये प्रोसेसर है इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, ताकि इसको कंट्रोल किया जाए और इसको जल्दी जल्दी डाटा या जो इंस्ट्रक्शन है हम दे दें, ठीक है। तो फिर ये जब हम रैम और ये चीज़ें पढ़ेंगे कैशे मेमोरी, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये किस तरह होती है। तो यहाँ पर प्रोसेसर की स्पीड 1 बिलियन पर सेकंड थी, ठीक है। तो हम चाहते थे कि इससे इतना जल्दी जल्दी काम दिया जाए। टोटली जनरल पर्पस थे ये कंप्यूटर, और इसकी कमर्शियल प्रोडक्शन इसकी भी यहाँ पर और ज़्यादा इंक्रीज हुई। लेस नीड ऑफ रिपेयरिंग चिपेस्ट हाँ, तो ये इसमें ये भी बात आ गई कि इसकी जो रिपेयरिंग है इसके लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं बनी। और यहाँ पर ऑल टाइप ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ हुई। हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में मैंने पिछले जनरेशन में आप लोगों को बताया, लेकिन ये बात ये भी जहन में रखो कि हाँ, हम जो लैंग्वेजेस है कंप्यूटर के, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, फिर हाई लेवल लैंग्वेज हमारे साथ जो मशीन लैंग्वेज है या जो असेंबली लैंग्वेज है, इसके हमारा सारी जो लो लेवल लैंग्वेज है हमारे साथ मशीन लैंग्वेज है और असेंबली लैंग्वेज है, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। इसको हम आगे जाके डिटेल से पढ़ेंगे। इतना डिटेल तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसमें हमारा मतलब ये है कि इसमें एक क्लास या आधा क्लास होगा, हाई ये लैंग्वेजेस के बारे में एक क्लास हमारे होगी, तो इसमें हम वो पढ़ेंगे, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या क्या इसमें होती है और किस तरह कंप्यूटर इसको यूज़ करता है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी डिसएडवांटेज सिर्फ एक आ गई कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इज रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर बनाने के लिए हमारे साथ क्या दरकार थी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे साथ दरकार थी। अब आते हैं 5th जनरेशन के ऊपर। तो 5th जनरेशन जो आजकल भी चल रहा है, ठीक है, और आगे भी इस पे काम जारी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई टेक्नोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट था फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ में, यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर टेक्निक एक और चीज़ के ऊपर आ गई इस टेक्नोलॉजी माइक्रो प्रोसेसर को यूज़ करते हुए। तो अभी हम पढ़ेंगे 5th जनरेशन में क्या क्या थी। तो ये बात है, मेरे को 5th जनरेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, 5th जनरेशन में बहुत सा काम हो गया है, उसको भी हम पढ़ेंगे कि क्या क्या काम है इसमें। इससे तो 2-3 एग्जांपल पढ़ेंगे कि ये चीज़ें हो गई है, लेकिन इसका जो असल मकसद था वो मेरे ख्याल में तो मुमकिन नहीं है। वो अभी तक तकरीबन पिछले 20-25 साल से 5th जनरेशन पर काम जारी है, ठीक है। तो चले शुरू करते हैं। साइंटिस्ट आर नॉट वर्किंग ऑन 5th जनरेशन
कंप्यूटर रीजन इंजन। ठीक है, तो आजकल जो काम जारी है वो 5th जनरेशन पे जारी है। इट इज़ बेस्ड ऑन द टेक्निक ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो किस चीज़ के ऊपर ये है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI के ऊपर ये है। अब मकसद क्या है? टू मेक अ मशीन विच थिंकिंग लाइक ह्यूमन एंड हैविंग डिसीजन टेकिंग पावर। ठीक है, इसका मकसद ये है कि एक ऐसा मशीन या एक ऐसा रोबोट बनाया जाए जो इंसानों की तरह काम करे, इंसानों की तरह वो उसमें फीलिंग हो, इंसानों की तरह वो अपनी तरफ से डिसीजन ले सके। ठीक है, जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले कहा था कि कंप्यूटर में क्या होती है, हम इंस्ट्रक्शन देते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए और उसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए कंप्यूटर अपना काम करता है या मशीन अपना काम करता है, रोबोट अपना काम करता है। उससे न ज़्यादा करता है न उससे कम कर देता है, वही काम जो हम उसको देते हैं वही करता है। लेकिन 5th जनरेशन में साइंटिस्ट का क्या मकसद है कि एक ऐसा मशीन बनाए जो इंसानों की तरह काम करे। ठीक है, टुडे सम पार्ट ऑफ जनरेशन और 5th जनरेशन आर डेवलप विच आर यूज। ठीक है, तो आजकल जिस तरह मैंने आप लोगों से कहा कि कुछ जो चीज़ें हैं वो 5th जनरेशन में हो गई है, जिस तरह हमारा बायोमेट्रिक सिस्टम है। ठीक है, जो हमारा थंब है इसका एक्सप्रेशन लिया जाता है और मशीन पे इंसानों को पहचानता है कि ये कौन साहब है, क्योंकि आपको पता है, मुझसे बेहतर जानते हो इस बारे में। ठीक है, फिर इसके बाद आइस रिकग्निशन सिस्टम है, जो आइस है उसको रिकग्नाइज करता है हर इंसान का। ठीक है, इसके साथ डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग पे भी काम हो रहा है, फेस डिटेक्शन है और हमारे साथ वॉइस रिकग्निशन भी होती है हर इंसान की। ठीक है, तो इसके साथ ये चीज़ें आजकल यूज़ हो रही है। आइज रिकग्निशन, बायोमेट्रिक, आप लोगों को पता है सिक्योरिटी के लिए आजकल ये ज़्यादातर ये चीज़ें यूज हो रही है। बट साइंटिस्ट इज नॉट एबल टू डेवलप सच अ मशीन विच हैव सेल्फ डिसीजन पावर। तो अभी तक साइंटिस्ट ने एक ऐसा मशीन नहीं बनाया जो क्या करे, इसमें सेल्फ डिसीजन की पावर हो। 5th जनरेशन कंप्यूटर यूज क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड नैनो टेक्नोलॉजी। इसके बारे में मैं बताता हूँ कि क्वांटम टेक्नोलॉजी और नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है। ठीक है, तो 5th जनरेशन में क्या था हमारे साथ? ये 5th जनरेशन सबसे लेटेस्ट जो जनरेशन चल रही है आजकल, वो हमारे साथ 5th जनरेशन है। इस पर अभी भी काम जारी है और इसमें हमारे साथ क्या चीज़ शामिल कर दिया गया, इसके हमारे साथ AI आ गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जब 4th जनरेशन कामयाब हुई, माइक्रो प्रोसेसर आ गए कंप्यूटर में, ये लग गए और ये हमारे साथ जो डिवाइस है वो ऑटोमेटिक हो गए, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ गया। ठीक है, तो अभी इन लोगों का ख्याल क्या है, साइंटिस्ट का ख्याल क्या है कि हम एक ऐसे टेक्नोलॉजी को मुतारिफ करें जो इंसानों को रिप्लेस करे या इंसानों की तरह वो काम करे। जिस तरह जापान की गवर्नमेंट ने भी एक दफ़ा एक अनाउंसमेंट की थी कि वो सारे काम जो इंसान कर सकते हैं वो मशीन से लिया जाए या वो मशीन कर ले, यानी कि ऐसा कंप्यूटर बनाना चाहते हैं जो इंसान की तरह सोचेगा और इसके अंदर सेल्फ डिसीजन की पावर हो, ताकि वो सारे काम जो इंसान कर ले वो ये मशीन कर ले। लेकिन ये जनरेशन अभी तक कामयाब नहीं हुई, मेरे ख्याल में ये कभी कामयाब नहीं होगी, क्योंकि इंसान की तख्लीक है, तो इंसान जो अल्लाह ताला की तख्लीक है। ठीक है, इंसान को अल्लाह ने बनाया है, वो इंसान इस तरह मशीन नहीं बना सकता कि ताकि साइंटिस्ट ऐसा कोई मशीन नहीं बना सकता वो इंसान की तरह सोचे, क्योंकि इंसान तो अल्लाह ने बनाया है। ठीक है, तो इस जनरेशन में जिस तरह मैंने आपको पहले कहा था कि इस जनरेशन में बहुत सारे चीज़ें जो थी वो बहुत ज़्यादातर काम हो गया है। ठीक है, लेकिन अभी तक ये जनरेशन मुकम्मल नहीं हुआ, क्योंकि मैंने पहले कहा है कि एक जनरेशन जो कंप्लीट हो जाए मुकम्मल, तब साइंटिस्ट नेक्स्ट जनरेशन पे जाते हैं। तो पिछले 20-25 सालों से ऐसा कोई मशीन या ऐसे कोई डिवाइस नहीं बनी जो सेल्फ डिसीजन की पावर उसमें हो। ठीक है,
और जिस तरह मैंने पहले आपको कहा था, जो कुछ रोबोटें बनी है लेकिन वो भी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं जिसको वो दे सकता है, जो जिसको हम रोबोट को वो इंस्ट्रक्शन देते थे उसको फॉलो करते हैं। खुद से कोई डिसीजन वो नहीं ले सकता। ठीक है, तो ये बात है हमारे साथ 5th जनरेशन में। तो अभी तक ये इसलिए कामयाब। तो मैं आप लोगों को ये कह रहा था कि ये जनरेशन इसलिए कामयाब नहीं हुई है क्योंकि एक ऐसा अभी तक किसी ने एक ऐसा रोबोट नहीं बनाया जो इंसानों की तरह सोच सकता है या इंसानों की तरह काम कर सकता है। ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई बना भी नहीं सकता, ये तो सिर्फ अल्लाह ही बना सकता है इंसान को। तो जिसमें पेलिंग हो, जिसमें सेल्फ डिसीजन की पावर हम में होती है, हम जब कोई काम करता है तो काम के दौरान हम सोच सकता है कि ये काम ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, और रोबोट को इंस्ट्रक्शन पहले से दी जाती है जब वो काम शुरू करता है और उसी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं वो करता है। ठीक है, लेकिन इस जनरेशन में जो हमारा बहुत सारा काम हुआ है, इसमें हमारा जो फिंगरप्रिंट का जो सिस्टम है, वो आइस रिकग्निशन का, इमेज टू डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग की फील्ड है, उसमें भी बहुत ज़्यादा सा काम हुआ है। ठीक है, आजकल हमारा जो बायोमेट्रिक सिस्टम है या बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी हर जगह मौजूद होती है सिक्योरिटी के लिए। तो ये इससे मशीन इंसान को समझ सकता है, टर्म एक्सप्रेशन से समझ सकता है। ठीक है, तो ये जनरेशन में ज़्यादातर काम तो हुआ है लेकिन जो इसका असल मकसद है वो अभी तक नहीं हुआ। इसके अलावा जो दो चीज़ें हैं, नैनो टेक्नोलॉजी और क्वांटम कंप्यूटर। तो नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है? नैनो टेक्नोलॉजी बहुत छोटे छोटे डिवाइस, यानी छोटे टेक्नोलॉजी से जो छोटी डिवाइस बने हैं, इसको हम नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। और क्वांटम कंप्यूटिंग हमारे साथ जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल है या फिजिक्स के जो लॉज को सामने रखकर बनाते हैं वो क्वांटम कंप्यूटिंग होती है। ठीक है, तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो फील्ड है, जो 5th जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पे काम हो रहा है, इसके अंदर हमारे बायोलॉजिकल फील्ड भी होता है, फिजिकल फील्ड भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड भी होता है, कंप्यूटर के फील्ड के साथ साथ। तो ये बात ध्यान में रखो कि इस जनरेशन में जो लोग साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, ये सिर्फ कंप्यूटर के साइंटिस्ट नहीं है, इसके साथ साथ ये बायोलॉजिकल साइंटिस्ट और जो फिजिक्स के साइंटिस्ट है या इलेक्ट्रॉनिक्स के है, ये सारे मिलकर इस पे काम कर रहे हैं कि ऐसा कोई डिवाइस बना ले। ठीक है, ताकि वो इसमें पीलिंग हो या उसमें सेल्फ डिसीजन की पावर हो। ठीक है, तो ये बनाना मुश्किल है। तो जब ये ऐसा कोई डिवाइस जब बन जाए या ये लोग बना ले, पता नहीं, लेकिन ये तो नहीं बनेगा, लेकिन तब जाके नेक्स्ट जनरेशन स्टार्ट होगी। ठीक है, तो आप लोग समझ गए कि जो 5th जनरेशन में क्या थी। 5th जनरेशन में हमारे साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो आज का लेक्चर है वो ख़त्म हुआ है। ठीक है, और जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम कोई और टॉपिक फिर शुरू करेंगे। अभी हमारा जो जनरेशन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई। जो 5th जनरेशन है वो हमने पढ़ी। तो इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, कोई प्रॉब्लम है, मेथड में कोई मसला है, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।